नमस्कार, मैं हूँ रजनी कौर न्यूज़ अफेयर 24 से और आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम पर्यावरण की पाठशाला मैं भी वन रक्षक। किसी भी देश का विकास उसके आंकड़ों से नहीं जाना जाता बल्कि उसकी हरितिमा से जाना जाता है। जब प्रकृति चुप होती है तब आपदा बोलती है। पर्यावरण का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये सिर्फ न हमारी आज की पीढ़ी के लिए वरन आगे वाली आने वाली पीढ़ी के लिए भी जानना बहुत आवश्यक है। किसी भी शहर की सटीक जनगणना और सटीक विकास अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि जन सहभागिता कितनी है और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी कितने अच्छी तरीके से पूरी कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में जो हमने अपना एक मुहिम छेड़ी है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उसी में आप जानते हैं कि मैं काफ़ी लोगों से बात कर रही हूँ और जान रही हूँ कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, कौन इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और कौन संरक्षण के लिए आगे बढ़कर हाथ बढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में आज हम मिले हैं उदयपुर के भाजपा जिला शहर अध्यक्ष श्री गजपाल सिंह राठौड़ जी से। नमस्कार सर, मैं आपका न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका परिचय देना मेरे शब्दों में शायद कम ही होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगी कि आपकी जन सहभागिता और लोगों के साथ जो आपका सामंजस्य है वो अनुकरणीय है। आप बहुत सराहनीय तरीके से अपने जनप्रतिनिधि होने का कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं। किंतु मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ पर्यावरण संरक्षण की, और मैं जानती हूँ कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आवश्यक रूप से इस क्षेत्र में भी अपनी जानकारी अवश्य रखते होंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि पर्यावरणीय विकास को लेकर और संरक्षण को लेकर इनके क्या विचार हैं। तो गजपाल जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि बढ़ते हुए शहरीकरण और पर्यावरण विकास के बीच में जो एक बढ़ती हुई खाई है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर से न्यूज़ अफेयर 24 का मैं बहुत आभारी हूँ और मेरे राजनीतिक जीवन के करीब 25 साल हो गए। पहली बार ऐसे मार्मिक और ऐसे संवेदनशील विषय पर जिसे आम लोगों की धारणा जुड़ी हुई है उसको छूने का काम आप लोगों ने किया। थैंक यू सर। निश्चित तौर से पर्यावरण के बारे में हम सब चिंतित हैं, आम जन चिंतित है। जो पर्यावरण का असंतुलन है जी, मैं मानता हूँ कि हरा भरा उदयपुर था, और जिस प्रकार से यहाँ की पहाड़ों की वादी हरे भरी रहती थी हम सबको पता है। जी, कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, अपने व्यवसायिक हित के कारण, यूँ कहूँ कि हमारी धरती माँ को छीनने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अनेक पहाड़ देखे लोग व्यवसायिक हित के कारण जी, उस पहाड़ी को काट कर होटल का निर्माण अनेक जगह हो रहा है। जी, ये बड़ा संवेदनशील विषय भी है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वर्तमान दृश्य में हम देख रहे हैं। पहले तो ये होता था कि बारिश का मौसम होता था, जून के लास्ट से शुरू होता था, जुलाई अगस्त तक बारिश होती थी। अब हम देखते हैं कभी बारिश जनवरी में आ रही, कभी फरवरी आ रही, अभी भी आप देखो आंधी तूफान आ रहे हैं, दिसंबर में बारिश आ रही है। बिल्कुल आती है। जो पर्यावरण का असंतुलन उसका मेन कारण रहा कि इस पहाड़ों की कटाई। जी, और इस विषय को आपने छुआ। निश्चित तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष होने के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, इसके पीछे जो दोषी हो निश्चित तौर से ऐसे कानून भी हम सरकार से मांग भी मैं करूँगा। और इस लोकतंत्र पार्टी का भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष होने के तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी भी बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है, साधारण मुख्य में एक चिट्ठी जरूर लिखूंगा जी, कि जो भी ये जो इन पहाड़ों का काटने का काम इन होटल व्यवसाय ने किया, निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और कलेक्टर साहब से कोई कहूँगा कि ऐसे कठोर मापदंड कानून के भी तय करने जिससे पहाड़ी हरी भरी रहे। और अनेक अवसर पर हमने देखा कि राजस्थान की सरकार ने, यहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने यह भी तय किया कि प्रत्येक आंगनवाड़ी में 9 पौधे लगाएंगे। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आने वाले समय बारिश की सीजन होगी और अनेक अवसर पर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा वृक्षारोपण का हम कार्यक्रम हाथ में लेते ही आए हैं। निश्चित तौर से पर्यावरण के प्रति हम सब पूरे बहुत चिंतित हैं। और इसको लेकर मैंने आपको कहा ना, मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे हम लोग, उनको भी एक चिट्ठी भी लूँगा। और कलेक्टर साहब भी कहूँगा कि निश्चित तौर से ऐसे लोग जो है जो अपने व्यवसायिक हित को साथ ही इस अरावली को काटने का काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए भी मैं कलेक्टर साहब को जैसे कि मैं कुछ रिसर्च पे पहुंची हूँ कि हमारे देश में पर्यावरण नीतियाँ तो काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं और सरकार समय समय पे बार बार आपको प्रेरित भी करती है, कभी वृक्षारोपण के तहत, कभी जल संरक्षण के तहत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो धरातल पर उतरती है तब वो की तो जाती है लेकिन प्रतीकात्मक रूप में, उसके बाद में उसकी मॉनिटरिंग जिसकी सख्त आवश्यकता है। 1 लाख पौधे सरकार ने आपसे फोर्सफुली किस तरीके से लगवा दिए, लेकिन उसके बाद में मॉनिटरिंग कौन करेगा? जब हम 1 साल बाद जाके देखते तो वहाँ एक पेड़ भी नहीं दिखता है। देखो, हमने तो
ये भी तय किया कि प्रत्येक वृक्ष का हम बाजिंदा पार्टी तौर पर तय किया कि कोई व्यक्ति वृक्ष लगा, जैसे मैं एक वृक्ष लगा तो उसका गोद में ही लूँगा। जी वृक्ष लगातार लास्ट तक उसको पानी पिलाने की, उसके कोई जानवर लोग हैं उसके अगर वृक्ष को नुकसान नहीं हो उसकी फेंसिंग करने का सारा काम करेगा। और मैं आपको कहता हूँ कि जो आप पर्यावरण की चिंता करते हो, तो ये चिंता देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे बड़ी की थी। ये नदियाँ जोड़ने का जो अभियान है ना, कहीं न कहीं जो पानी की जो कमी, उस कमी को दूर करने के लिए, और हमारे खेत खलियान हरा भरा कैसे रहे, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी कहता वर्तमान के छोटी मोटी कमियां हैं। निश्चित तौर से भारत के प्रधानमंत्री भी गंभीर है, हमारी भारतीय जनता पार्टी भी गंभीर है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति अनेक कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और हमने तो एक आपको नई चीज़ बताता हूँ, हमने एक पर्यावरण प्रकोष्ठ भी बना रखा है जी। तो अनेक अवसरों पर इन पर्यावरण संरक्षण के लिए हम वर्कशॉप भी करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता भी करते हैं। और हमने ये भी तय किया है कि प्रत्येक साल 2 साल में ये वृक्षारोपण का सघन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी हमेशा हाथ में लेती है, और वर्तमान में भी और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे वृक्षारोपण कार्यक्रम निश्चित तौर से करेगी। जी। अगर हम मेवाड़ की बात करो, स्पेशली अगर हम उदयपुर की बात करें, तो अरावली का जिस तरीके से भी बहुत तरीके से दोहन किया जा रहा है, तो जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर से मैं मानता हूँ कि ऐसा जो काम है, हम आज बाहर निकलते हैं, चाहे नादौरा साइड में जाते हैं जी, चाहे अहमदाबाद साइड में जाते हैं, तो होटलों का दृश्य देखते हैं, चिंता भी होती है। और अब वो समय भी आ गया जब आप जैसे चैनल आते हैं जो मार्मिक विषय उठाते हैं। निश्चित तौर से लोकतंत्र के अंदर आप लोगों की मीडिया की सशक्त भूमिका होती है जी, समस्या का आप उठाते हो, समस्या का समाधान भी करते हो। और मैं आज लोगों आपके बीच में कहना चाहता हूँ, मैं भी एक सरकार का, इस विश्व की सबसे लोकतंत्र पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। निश्चित तौर से ये जो आपके आम लोगों, आपका नहीं, आम लोगों का चिंता का विषय है। ऐसे लोगों को जो वास्तव में किस हिसाब से कौन से कानून के अंदर ये पहाड़ियाँ कट रही है, क्या है, कैसे इनको लीजिए, निश्चित तौर से हमारे संज्ञान में आया है। हम निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति जो पर्यावरण के प्रति जो चिंता नहीं करते हैं, उन होटलों का अभी जो निर्माण कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई करती भी आई है, सरकार ने पहले भी की है, अनेक आप देखो होटलें सीज भी किए। और वर्तमान में ऐसे हम कलेक्टर साहब से कहे कि जो ये डाइनिंग करके कौन कौन से एरिया है जिसको होटल की परमिशन वास्तव में मैं मानता हूँ कितनी बारी परमिशन भी ले लेते हैं, क्या कारण है, कौन अधिकारी इसमें दोषी रहा, उसको भी हम पता करेंगे। कई सारी होटलें ऐसी है कि जिनको सीज किया गया या फिर स्टे ऑर्डर लगाया गया बनाने पर, लेकिन 1-2 महीने बाद उन पे फिर से काम शुरू हो गया। अब कोर्ट का न्यायालय का मामला हम कह नहीं सकते, लेकिन सरकार को इस सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। और उदयपुर जो शहर विश्व का सबसे सुंदर शहर, पर्यटकों की नगरी है, जिलों की नगरी है, कहीं न कहीं पर्यावरण का असंतुलन हम देख रहे हैं। कभी भी हमको तो पता नहीं, जब छोटे थे तो ये 42, 43, 45 डिग्री टेम्परेचर हमने तो नहीं देखा, कभी नहीं देखा हमने उदयपुर शहर। उसका कारण है कहीं न कहीं जिस प्रकार से पहाड़ों की कटाई हो रही है, वो मुख्य कारण वही हम अपनी शील्ड को काट रहे हैं कुल मिला के। बिल्कुल वही कारण रहा। जी। मैं कई बार जब बात करती हूँ काफ़ी लोगों से, तो जो होटल से जुड़े व्यवसायी, उनका ये कहना है कि जो बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स यहाँ पर आती हैं तो उससे काफ़ी सारे रोज़गार आते हैं, काफ़ी लोगों को काम मिलता है, तो उनका भी होना ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि विकास हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर हमारे पास में एक पुराना उदाहरण देखने जाए, उत्तराखंड की जो त्रासदी हुई थी, वहाँ पर भी यही एक वजह दी गई थी कि वहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए, होटल्स होनी चाहिए, लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, लेकिन एक ही सेकंड में प्रकृति ने आपको बता दिया कि आप कहाँ स्टे करते हैं। तो क्या हमें वहाँ पर भी सबक नहीं मिला, और अभी भी ये एक्सक्यूज़ देना कि रोज़गार मिल रहा है या वो मिल रहा है, और ऐसे करके हम पहाड़ियाँ काट कर और बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल को जगह दे रहे हैं वहाँ पर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, व्यवसायिक बड़ा नहीं होना चाहिए, मानव का जीवन सबसे बड़ा होना चाहिए। वही अनेक अवसरों पर, एक नहीं अनेक अवसरों, जैसे सुनामी लहर आई थी, कितनी बार भूकंप भी आते हैं, ये प्राकृतिक आपदा जो भी आती है ना, तो निश्चित तौर से जो होटल है इसका मेन कारण है उदयपुर के अंदर अभी लगभग हम देख रहे हैं 200-250 होटलों का निर्माण आज भी हो रहा है। तो निश्चित तौर से उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यवसाय बढ़ाने होते हैं, व्यक्ति का जीवन बढ़ाना चाहिए। और निश्चित तौर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग बैठ के वार्ता करके कहाँ ऐसे होटलें बन रही है उनको चिन्हित करके सरकार को अवगत कराएंगे। ठीक है, हमारा जो प्रयास है, ये जो मुहिम हमने छेड़ी है, मैं ये चाहती हूँ कि 50 से या 60 से ज़्यादा बुद्धिजीवियों से मिलने के बाद में, जिनसे भी मिलती हूँ सबके पास में समस्याएं भी है और समाधान भी है, पर वो चाहते हैं एक मंच हो जहाँ पर हम सब बैठ के एक दूसरे की बात भी सुने और समाधान भी निकालें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि सभी अलग अलग सेक्टर के, माइनिंग के लोगों ने कहा है कि भाई सरकार अगर सिर्फ हम पे या लोग सिर्फ हम पे आरोप लगाते हैं कि सिर्फ माइनिंग कर रही है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे पास माइनिंग के लिए सिर्फ 2% अरावली है, क्योंकि जहाँ मिनरल्स है हम तो वहीं खुदाई कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी का अरावली तो हम कर नहीं रहे। रियल एस्टेट वालों के पास तो कोई जवाब ही नहीं है, और होटल इंडस्ट्री कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो आपको लगता है इन सबको एक मंच पे बैठाकर और बात करने की आवश्यकता है? लेकिन निश्चित तौर से मैं लगातार आपकी इंटरव्यू देखता हूँ जी,
और मेरे को लग रहा है इस चैनल के माध्यम से ये आने वाले समय जन आंदोलन बनेगा। मैं जन आंदोलन ही बनाना चाहती हूँ मैंने सर। जो अलग अलग न तो कोई आप एक राजनीतिक मंच से प्रत्येक लोगों से आप बात कर रहे हो, सामाजिक संस्थाओं से आप बात कर रहे जी। हो, राजनीतिक दलों से बात कर रहे हो, निश्चित तौर से जन जागरण का ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कोई है तो आपका चैनल है। और जो आप जो मार्मिक विषय छुआ है वो प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर ये बात है। निश्चित तौर से ये झील का ये पहाड़ों का कटे कैसे रुके, जो वृक्षारोपण का अभियान है बहुत बड़ा अभियान है और राजस्थान में करीब 35 लाख वृक्षारोपण अभियान में भी शुरू किया, अनेक जगह वृक्ष भी लगे। निश्चित तौर से इस विषय को हम सब को मिलकर चिंता करनी चाहिए। जी, और जल संरक्षण को लेके आपका क्या विचार है? झीलों की नगरी के नाम से ही हमारा उदयपुर जो है वो फेमस है, लेकिन अब हम झीलों के ऊपर इतना दबाव बना रहे कि जितनी भी होटल इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही, रेस्टोरेंट खड़े हो रहे वो झीलों के आसपास, उसका सीवरेज सीधा पानी के अंदर, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं देखिए, विश्व का अनूठा शहर उदयपुर शहर है और यहाँ के जो पुरखा है राजा महाराजाओं की बदौलत जिस प्रकार से झीलों के अंदर पानी की जो व्यवस्था की गई और झीलें यहाँ फुल रहती है। मैं मानता हूँ जिस प्रकार से अरावलियों के पानी जो बहता था, हमारे फतेह सागर झील बढ़ती है जी। पिछोला से फतेह सागर झील बढ़ती है, यहाँ से उदय सागर जाता है, उदय सागर से मातृकुंडिया तालाब पानी जाता है। निश्चित तौर से पानी अभी देख रहे हैं कि वर्तमान में मानसी वागड़ परियोजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके अनेक पैसे भी हमने सरकार ने दिए भी है, तो आज जिले कहीं न कहीं पूरी भरी रहती है। रही होटलों की बात, जहाँ हमारे संज्ञान में आता है, प्रशासन के संज्ञान में आते हैं, ऐसे बहुत सारी होटलें भी सीज भी की है और मान लिया उच्च न्यायालय का आदेश भी है कि झील के आसपास कोई अवैध निर्माण हो रहा है, उनको सबको अवैध किया है। निश्चित तौर से ऐसे जो होटलों का निर्माण उसके खिलाफ सरकार और हम लोग मिलकर कार्रवाई करेंगे। जी, तो आपको क्या लगता है पर्यावरण संरक्षण के अंदर जन सहभागिता कितनी होनी चाहिए और युवाओं को हम इसके लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, जो आज में सिर्फ एआई और टेक्नोलॉजी की तरफ ही ज़्यादा भाग रहे हैं और उनको पर्यावरण की इतनी ज़्यादा विशेष चिंता मुझे लगता नहीं कि दिखती है? देखो, मैं मानता हूँ कि आपके चैनल है और प्लस जो सोशल मीडिया है, हमारी वैचारिक जो धार है उसको तेज करने का सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया। निश्चित तौर से युवाओं को इसके बारे में प्रेरणा मिलेगी और आज युवा कहना भी लगा खूब जने, और जो बुजुर्ग लोग कहते हैं वो आज भी चिंता करते हैं, उनके आँख में आंसू आते हैं कि कहाँ हमारे जो बड़े बड़े विशाल यहाँ पर पहाड़ थे, उन पहाड़ों की कटाई भी हो रही है। सरकार बहुत संवेदनशील है, यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे प्रहलाद जी बार बार चिंता करते हैं। निश्चित तौर से ऐसे बहुत सारे काम हमने रुकवाए भी है। आने वाले समय युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से जन जागरण अभियान बनना चाह रहा है, हम सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारे पहाड़ों की कटाई बंद हो, झील का संरक्षण कैसे हो, पानी की जो है निश्चित तौर से पानी की जो यहाँ जिस प्रकार से पानी उदयपुर के है, मैं मानता हूँ कि जिले आज भी भरी रहती है, तो झील संरक्षण का श्रेष्ठ उदाहरण है तो उदयपुर के ही है। निश्चित तौर से हम सबको मिलकर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस पर्यावरण का असंतुलन भी वर्तमान समय उस असंतुलन का रोकने का काम हम सब आम लोगों का रहता है। जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने कहा था कि हर मेड़ पर पेड़, ये उनका एक नारा उन्होंने दिया है कि हर मेड़ पर एक पेड़। लेकिन अभी रिसेंटली मैं पद्मश्री श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी से जब मिली थी तो उनके क्षेत्र में जिस तरीके से अवैध पेड़ों की कटाई हो रही है, वो 1, 2 या 10 पेड़ों की नहीं बल्कि क्विंटल क्विंटल पेड़ कट रहे हैं और उससे बन रहे हैं तो कोयला या फिर वो पोर्ट में जा रहे हैं और वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और ये होता है सब प्रशासन तहसीलदार पाटीदार के नाक के नीचे और उनको पता भी नहीं होता। जब उनको फ़ोन किया जाता तब पता लगता है अच्छा वहाँ पेड़ कट रहा है। एक पेड़ कटता है, नहीं पता लग रहा, समझ में आ रहा है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में जब पेड़ कट रहे हैं तो प्रशासन क्यों उस चीज़ के ऊपर मुस्तैद नहीं है? बाकी चीज़ों पे हम थोड़ी ढिलाई बरत सकते हैं, लेकिन इसको लेकर क्यों? क्योंकि जो हम पेड़ काट रहे हैं वो कोई 1-2 दिन का बना हुआ नहीं है, 10 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल या 50 साल पुराना पेड़ भी है। और अगर हम आज कोई पेड़ लगाते हैं उससे भी बढ़ने में उतना ही समय लगेगा, पर उसके बीच का संतुलन कैसे तय करेगा? देखिए, कानून की दृष्टि से देखें तो छोटा मोटा कानून मैं भी जानता हूँ जी। हमारे यहाँ पर 41-42 फॉरेस्ट एक्ट की धारा है, इसके लिए अलग एक एक्ट भी बना हुआ है और जिसको लेकर बार बार जो अवैध कटे उसको अवैध कटे के लिए अनेक बार हमने देखा तो उसको वाहन को जब्त भी किया जाता है, लकड़ी को जब्त भी किया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी क्योंकि वो चाहते हैं कि राजस्थान भ्रष्टाचार से मुक्त हो, वो बड़े जैसे जो छोटी मोटी जो समस्या आ रही है निश्चित तौर से कहीं न कहीं अधिकारियों की मॉनिटरी की कमी है जी। उस कमी को दूर करने का काम हम लोग मिलकर करें। बिल्कुल, मुझे अधिकारियों का ही लगता है क्योंकि जब हम लोग वहाँ गए थे तो हमने रिसेंट उनको वहाँ जैसे पकड़ा तो गांव वालों ने फ़ोन कर श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी को इन्फॉर्म किया, लेकिन वहीं पे पटवारी और तहसीलदार जो मौजूद होंगे कुछ थोड़ी सी रेंज में, उनको नहीं फ़ोन किया। जब उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना हमें पता ही नहीं कि यहाँ पटवारी कौन है और तहसीलदार कौन है। तो ये जो लोगों के बीच में और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में जो दूरी है उसकी वजह क्या है? वो क्यों जाके नहीं बताते कि हम यहाँ पर मौजूद है और आप शिकायत आके हमसे कीजिए? ये शायद राजसमंद का इश्यू है। आप जी बिल्कुल बिल्कुल।
कितनी बार क्या होता है, लोगों के अंदर किसी को कानून का ज्ञान कम होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूर होना चाहिए कि बराबर फॉरेस्ट जो विभाग बना हुआ है जी उनकी मॉनिटरिंग बराबर होनी चाहिए, गश्त बराबर होनी चाहिए, और निश्चित तौर से कहीं न कहीं कलेक्टर साहब है वहाँ के, और नीचे स्तर पर जो तहसीलदार है, एसडीओ साहब है, उन सबको इस बात की चिंता निश्चित तौर से करनी चाहिए। बाकी राजसमंद का प्रकरण मेरे को पूरा विषय पता नहीं, लेकिन इन सबको मिलकर जी, राजसमंद नहीं, मतलब ये हर जगह, मेरे को तो सिर्फ वहाँ का मैंने लाइव देखा था तो कहा, अदरवाइज ये चीज़ हो तो सभी जगह रही, क्योंकि पेड़ तो कट ही रहे हैं और उसके बराबर परिप्रेक्ष्य में जनता को भी सावधान रहना चाहिए। वही मैंने कहा, आप मानते हैं कि जन सहभागिता जरूरी है। जब तक जनता जागरूक नहीं होती ना, कानून सबके लिए होता है, हम सबको पता है, लेकिन जनता जब तक जागरूक नहीं होती, शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा नहीं होगा, जब तक इन चीज़ों का ध्यान नहीं होगा, निश्चित तौर से ऐसे जो आपने बताया ये जो विषय है, ये विषय बड़े गंभीर विषय है, कोई साधारण विषय नहीं जी बिल्कुल है ना। लोग तो कहते हैं कि अगला, कोई पहले कहते थे अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, जी। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री जी मोदी जी चिंता की थी, नरेंद्र मोदी जी भी चिंता करें। निश्चित तौर से मानता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ये हरा भरा राजस्थान है, हरा भरा राजस्थान, हरा भरा कैसे रहे, उसको लेकर हम सबको चिंता करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेड़ों के लिए भी अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पानी के लिए भी एक अभियान छेड़ा है। अभी जो पिछले कुछ 2-3 महीने पहले भी भजन लाल जी यहाँ उदयपुर में जब आए थे तो उन्होंने इसके संदर्भ में भी कार्य किए हैं। तो हमारी सरकार तो कर रही है, उनकी नीतियाँ भी अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सख्ती से पालन करने की ज़्यादा आवश्यकता है। एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, हमारे वन मंत्री संजय जी सर जी, मैं डेली उनके कार्यक्रम देखता हूँ, वो जहाँ भी जाते जिस जिले में प्रतिदिन एक वृक्ष लगाते हैं जी। हम लोगों भी, हम अनेक अवसरों पे जाते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी में, बर्थडे का कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं उस सभी कहता हूँ कि आप लोग मान लो 500 रुपये का केक तो काट देते हो, तो भैया 2 वृक्ष तो लगाओ। जी, घर के अंदर बच्चा कोई जन्म लेता है तो खुशियाँ मनाते हो, बड़े बड़े खाने का भोज का आयोजन करते हो, कम से कम 10-20 का तो टारगेट होगा वृक्षारोपण का। जब तक ये जन चेतना नहीं होगी, और मैं मानता हूँ आप जैसे लोग, मीडिया के लोग आगे आएंगे तो ये जन चेतना का सशक्त माध्यम है आपका मीडिया। जी, निश्चित तौर से शादी विवाह उत्सव भी हो, जी। निश्चित तौर से वृक्षारोपण ऐसे अभियान छोटे हाथ में ले तो ये पर्यावरण का असंतुलन हमारे दैनिक जीवन में इसको लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जी, तो अब हमारे युवाओं को कोई अंतिम संदेश हमारे चैनल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ देना चाहेंगे कि फर्स्ट इनिशिएटिव उनका क्या होना चाहिए, जो प्राथमिकता से होना चाहिए? देखो, वर्तमान युवा को मैं कहना चाहता हूँ कि किसी ने ठीक ही कहा है युवाओं के लिए कि तलवार की धार पर इतिहास बदलते देखा है, जिस और जवानी चलती उस और जमाना चलता है। वर्तमान परिदृश्य में वृक्ष हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो पर्यावरण का असंतुलन रहेगा, अगर पर्यावरण का असंतुलन रहेगा तो अनेक, हमने देखा कि व्यक्ति का जीवन के अंदर सबसे बड़ा संकट आ जाएगा। हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति युवाओं को भागीदारी निभानी चाहिए और युवाओं को सबसे ज़्यादा आगे आना चाहिए। सघन वृक्षारोपण का अभियान एक युद्ध स्तर पर युवाओं को आगे आगे करना चाहिए, और जहाँ कहीं भी हमको लगता है कि ये पहाड़ी की अवैध कटाई होती है, निश्चित तौर से हमको अवगत कराना चाहिए। और आपका चैनल आज इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको। मैंने कहा ना, अनेक अवसरों पर हमारे न्यूज़ चैनल हम जाते हैं, हमारे इंटरव्यू भी होते हैं, हमारे राजनीतिक सवाल पूछे जाते हैं, वर्तमान परिस्थिति, लेकिन जो आज का जो मार्मिक विषय है उसका उठाने का काम आपके चैनल के क्या, एक बार पुनः मैं हृदय गिरी से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। तो जैसे कि भी आपने सुना श्रीमान गजपाल सिंह राठौड़ के विचार पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उन्होंने अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखा है, सटीक तरीके से आपको बताया है कि समस्याएं क्या हैं और समाधान क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि जन सहभागिता और जनप्रतिनिधि दोनों की ही जिम्मेदारी है कि पर्यावरण संरक्षण किया जाए। अब पर्यावरण संरक्षण सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, जल के बचाव है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको सोचनी होगी सुबह से लेकर रात तक। आप सुबह से लेकर शाम तक पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने कार्य कर सकते हैं। ये सिर्फ युवाओं की ही चिंता का विषय नहीं है, वरन हमारा भी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो हमें जैसी धरती दी थी हमने उसका सुख भोग लिया, लेकिन अब जो हम अपने बच्चों को देने वाले हैं वो सिर्फ एक कंक्रीट का जाल होगा। चेतने का समय अभी है, अन्यथा मैं हमेशा अपने इंटरव्यू के एंड में यही कहती हूँ कि आने वाले समय में हम अपने बच्चों के कंधों पर बैग नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे। तो आइए इस पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में जुड़िए और इसे एक जन आंदोलन बनाइए न्यूज़ अफेयर 24 चैनल के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे नमस्कार लेती हूँ और विदा लेती हूँ। नमस्कार।